आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। हालांकि ये चैप्टर हमारा फिजिक्स के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। और यदि हम लोग बात करें ये फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है कि बायोलॉजी का है, तो ये हमारा चैप्टर फिजिक्स का है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कलरफुल वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे है हम लोग अपने स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसी प्रकार से सनसेट और सनराइज के समय में सूरज का कलर रेड या फिर ऑरेंज जो भी आप कह लीजिए, हालांकि रेड होता है, ऐसा क्यों होता है ये सब कुछ हम लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली यदि बात किया जाए इस चैप्टर में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में, और साथ ही साथ हमारा जो ये खूबसूरत सा दुनिया है ना, अलग अलग प्रकार का आपको आसमान दिखता है, कभी सुबह में लाल दिखता है, फिर दोपहर में उजला दिखता है, ये सब क्यों ऐसा होता है, सब कुछ इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। देखिए, आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को खोल के रखेंगे। एनसीईआरटी बुक को खोल के रखिए। इसमें जो कंटेंट है वो तो हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन जो अभी डायग्राम है वो आपके सामने एनसीईआरटी का होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हम लोग इस सारे पॉइंट को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हालांकि डायग्राम मेरे सामने है यहाँ पे एनसीईआरटी का। शुरू किया जाए, चलिए देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट इसमें है द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। देखिए, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, जिसमें हमारा एक आई भी आता है। ठीक है, तो ये आँख हमारे ह्यूमन बींग्स का खास करके, हालांकि ह्यूमन बींग्स नहीं, बेसिकली जो भी मतलब जो लिविंग थिंग्स है और खास करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें आई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेन्स है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब है कि बहुत नाजुक है। आँख में यदि थोड़ा सा चोट लग जाए ना, तो फिर आपका आँख डैमेज हो सकता है, इतना ये सेंसिटिव है। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल। ये बहुत ही हमारे लिए कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। साथ ही साथ ये बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, यानी कि बहुत नाजुक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि आँख को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि आँख में थोड़ा सा चोट आपको गंभीर समस्या दे सकता है। ठीक है, खैर आगे। इट enables us to see the wonderful world and the colors around us। ये करता क्या है बेसिकली, ये हम लोगों को अपने आसपास जो इतना खूबसूरत सा दुनिया है उसको देखने में मदद करता है, पहली बात। और दूसरी बात, अलग अलग प्रकार के रंगों को हम लोग देख सकते हैं, वो भी अपने आँख के थ्रू। मतलब ये हो गया कि इतना रंगीन जो हमारे आसपास हमारा जो दुनिया है, हमारा जो हमारे आसपास वातावरण है, इतना रंगीन अलग अलग कलर का है, तो ये सब का सब हम लोग अपने आँख के थ्रू ही देख पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको कहा वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, बहुत कीमती है। आगे, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई एक तरीके से कैमरा की तरह है। कैमरा का मतलब हो गया, कैमरा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कैमरा का मतलब क्या, जो कि बहुत अच्छा किसी भी चीज़ को करके दिखा दे, वही हमारा यहाँ पे ह्यूमन आई है। तो ह्यूमन आई बेसिकली हमारा एक कैमरा के जैसा बिहेव करता है, और बेसिकली ह्यूमन आई हमारा एक कैमरा ही है। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन आई के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें आता है कॉर्निया। और यहाँ पे जब हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक के डायग्राम को खोल के रखिए, या फिर कोई और डायग्राम आपके पास है तो उसको अपने सामने खोल के रखिए, ताकि हम लोग वहाँ से कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लाइट एंटर्स इनटू द आई थ्रू अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। देखिए, कॉर्निया हमारा होता क्या है, आँख के ऊपर ना, यानी कि आपका जो ये आँख है ऊपर वाला वाइट वाला, उसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट लेयर। आपको आप उसको टच करेंगे ना, तो आपको वो बहुत सॉफ्ट लगेगा। हालांकि टच मत करना, क्योंकि हमारा ऑर्गन ये बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, यानी कि आँख के ऊपर जिससे आप देखते हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही पतला सा मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ है, झिल्ली चढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। और हमारे आँख के अंदर जो लाइट जाएगा, सबसे पहले किससे टकराएगा? कॉर्निया से टकराएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा लाइट अंदर जाएगा आँख के अंदर। आगे फिर, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग इनटू द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो हमारा जो लाइट अंदर जाता है आँख के अंदर, वो इसी से टकरा के जाता है। यानी कि सबसे पहले यदि लाइट हमारे आँख के अंदर जाना है, तो पहले कॉर्निया से टकराएगा, उसके बाद फिर वो अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना बात कहा गया रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का बात यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे बात हुआ रिफ्रैक्शन का। और याद कीजिए, आपने लाइट चैप्टर पढ़ लिया है। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो हमारे आँख के बाहर मीडियम कौन सा है? एयर।
और लाइट हमारा अब हमारे आँख में जा रहा है। अच्छा, एक और बात बताते हैं, यहाँ पे ना आपका ये जो आई लेंस है, इसको बेसिकली आप कैसे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, लेंस के जैसा ट्रीट कीजिए, ठीक है। लेंस का मतलब हो गया एक तरीके से आप इसको ग्लास की तरह ट्रीट करो, ग्लास की तरह। मतलब यहाँ पे आप ये समझ लो कि आँख के बाहर हमारा मीडियम एयर था और आँख के अंदर जैसे ही गया हमारा लाइट मीडियम हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा चलो अब एक बात, एक नॉर्मल सा सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है, सुनिएगा। हमारे आँख के अंदर, पहले आप डायग्राम को देखिए पहले ध्यान से। हमारे आँख के अंदर ये जो आई लेंस है, जिसको क्रिस्टलाइन लेंस कहा गया है, क्रिस्टलाइन लेंस को हम लोग आई लेंस कहते हैं, ठीक है। बताइए ये लेंस हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। याद रखिएगा ये बात, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो कौन सा लेंस पाया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाएगा। तो अब ज़रा सोचिए, आप खुद सोचिए कि लाइट हमारा आँख के बाहर था, मीडियम था एयर, आँख के अंदर आ गया, वो हमारा लेंस से टकरा गया, इट मीन्स मीडियम हमारा चेंज हो गया, इसीलिए यहाँ पे बात किया गया था रिफ्रैक्शन का। कोई डाउट अब इसमें? तो कॉर्निया बेसिकली क्या है, हमारे आँख के सबसे ऊपरी हिस्से पे एक लेयर लगा हुआ है झिल्ली टाइप, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया, और कॉर्निया के थ्रू ही हमारा लाइट आँख के अंदर जाता है। कोई डाउट अब इसमें? और हमारे ह्यूमन आई में लेंस कौन सा पाया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया के बाद है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस बोलो या फिर आई लेंस बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina। अब देखिए रेटिना का यहाँ पे बात हुआ है, अलग अलग प्रकार के फंक्शन है हमारा रेटिना का, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रेटिना आप देख लीजिए कहाँ पे है। ये हमारा जो है ना, ये पूरा वाला एरिया हमारा यहाँ पे रेटिना कहलाता है। आप अपने बुक में देखेंगे ये हमारा रेटिना कहलाता है। अब ये आई लेंस करता क्या है, देखिए आई लेंस ना, जब आप बड़े बहुत ही दूर के चीज़ों को देखते हो, समझना ध्यान से यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है। जब आप बहुत ही दूर में कोई सामान रखा हुआ है, उस केस में जब हम लोग सामानों को देखते हैं ना, तो हमारे आई लेंस का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, और जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं जो हमारे आँख के बहुत ही नज़दीक होता है, उस समय पे हमारा आई लेंस का स्ट्रक्चर कुछ और ही होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा आई लेंस अपना पोजीशन नहीं, अपना कर्वेचर चेंज करता रहता है। कर्वेचर का मतलब वो फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है। ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आई लेंस कब फैलेगा और कब सिकुड़ेगा, है ना। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। When ciliary muscles are relaxed, the eye lens becomes thin and its focal length increases। अब यहाँ पे बात हुआ सिलियरी मसल्स। देखा जाए आई लेंस के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में जो आप ये ब्राउन कलर का देख रहे हैं हिस्सा, इसी को हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल। अच्छा, सिलियरी मसल को हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देख सकते हैं? जब हम लोग सो के उठते हैं तो याद कीजिए हमारे आंखों में किच्ची जमा हुआ होता है ना, और जहाँ जिस एरिया में वो लगा हुआ है, बगल में कोने में, इधर और इधर साइड में, उसी को हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो ये सिलियरी मसल्स हमारा किससे कनेक्टेड रहता है, आई लेंस से कनेक्टेड रहता है। तो जब हमारा सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहता है, रिलैक्स का मतलब एकदम बिल्कुल और नॉर्मल रहता है, उस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे, उस केस में हमारा आई लेंस थीन हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है, और इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, इसको ना आप थोड़ा सा अपने लाइट चैप्टर से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हमारा सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहता है, यानी कि बिल्कुल ये नॉर्मल रहता है, तो इसमें कहा गया है कि आई लेंस पतला हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इधर से और इधर से दोनों तरफ से सट के पिचक जाता है, यानी कि दोनों तरफ से सिकुड़ जाता है। और आप सोचिए जब ये हमारा दोनों तरफ से सिकुड़ेगा तो इसका जो फोकल लेंथ है वो घटेगा कि बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप इसको प्रैक्टिकली समझिए, इस प्रकार से यदि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और यदि ये सिकुड़ेगा तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया हमारा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जब हमारा सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहेगा, नॉर्मल रहेगा, उस केस में आई लेंस हमारा सिकुड़ जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से आगे, contraction of ciliary muscles increases the curvature of the eye lens, so the eye lens becomes thicker and its focal length decreases। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे अब बात कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना, यानी कि जब हमारा सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं रहता है, जबकि उसमें तनाव रहता है, उस केस में इसका कर्वेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कर्वेचर का मतलब ये हो गया कि ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर ज़्यादा ना खिंचा के, बल्कि थोड़ा सा मोटा हो जाता है हमारा आई लेंस,
ठीक है। और जब मोटा हमारा आई लेंस हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा। कोई डाउट इसमें? तो इस बात को आप याद रखिएगा। देखो यहाँ पे दो बात याद रखना है आपको। जब हमारा सिलियरी मसल्स बिल्कुल नॉर्मल रहेगा उस केस में हमारा आई लेंस पतला हो जाएगा और उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि ये है ना हमारा थोड़ा सा आई लेंस इधर भी फैल जाएगा और इधर भी फैल जाएगा, यानी कि दोनों तरफ ऐसे है तो थोड़ा सा वो फैल जाएगा। और जब ऐसे फैलेगा तो हमारा आई लेंस मोटा हो जाएगा पहली बात, और इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे उसके बाद है द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। और ये जो हमारा पूरा आई लेंस है ना, आपको क्या लगता है कि ये आई लेंस अंदर में पूरा खोखला रहता है? नहीं, खोखला नहीं है, पूरा खाली नहीं है। ये हमारा एक जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। जेली लाइक मतलब क्या? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम तरीके से, ठीक है। इसीलिए आप कभी आँख को टच करना तो वो थोड़ा सा ना आपको सॉफ्ट नज़र आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आई लेंस के बारे में। उसके बाद है आइरिस। आइरिस क्या होता है देखा जाए। Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. It is situated behind the cornea. सबसे पहले तो हमारा आइरिस कॉर्निया के पीछे रहेगा, देख लीजिए। यदि ये हमारा सबसे पतला वाला लेयर कॉर्निया है तो इसके नीचे जस्ट इसके पीछे हमारा क्या है? आइरिस है। और इसको आप कैसे याद रखोगे? आई लेंस के ऊपर ये जो छोटा सा रास्ता दिख रहा है आपको, रास्ता नहीं है बेसिकली, छोटा सा जो एक मसल दिख रहा है आई लेंस के ऊपर, यहाँ ऊपर में भी और नीचे में भी, इसी को हम लोग कहते हैं आइरिस। और ये आइरिस करता क्या? देखो ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, यानी कि आँख, देखो ध्यान से आप, ऊपर जो आपको आँख के दोनों तरफ बगल में डार्क कलर का दिखता है मसल्स, उसी को हम लोग कहते हैं आइरिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यही आइरिस आपके आँख के अंदर लाइट कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, यही ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आगे अब प्यूपिल क्या है? देखो द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। अब ये प्यूपिल क्या? देखो आपके आँख में बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल गोल दिख रहा है आपका काला वाला चीज़, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। और ये प्यूपिल क्या करता है? आपके आँख में, आँख के अंदर कितना लाइट जाना सही रहेगा, कितना सही मात्रा में लाइट जाना ठीक रहेगा, ये कंट्रोल करने का काम हमारा प्यूपिल का होता है। तो आइरिस और प्यूपिल का मतलब क्या हो गया? आइरिस का सिंपल सा मतलब है आई लेंस के ऊपर ये जो आप डार्क कलर का डायफ्राम देखते हो उसी को हम लोग कहते हैं आइरिस। और इसके बिल्कुल बीचों बीच, आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रल पार्ट में जो ब्लैक कलर का आपको दिखता है ना आँख में, वही हमारा कहलाता है प्यूपिल। और प्यूपिल का काम और आइरिस का काम दोनों का अपना अलग अलग काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आई बॉल। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। अब देखो ये आई बॉल क्या है? ये जो पूरा आँख आपको दिख रहा है ना, ये किस शेप का है? पूरा आँख, आई लेंस का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे आँख का बात कर रहे हैं। नहीं, सर्कल नहीं होता ये स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल का मतलब हो गया थोड़ा बहुत किस प्रकार का, चलो बताते हैं, अंडा जैसा, पूरा नहीं उतना लेकिन फिर भी उसी के जैसा ही हमारा दिखने में लगता है। ये हमारा आई बॉल है, पूरा ये हमारा आई बॉल कहलाता है। और आई बॉल क्यों? क्योंकि बॉल के जैसा थोड़ा बहुत गोल तो है ना। और ये पूरा इसका जो डायमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। सोचो कितना छोटा है। क्या? नहीं, ह्यूमन आई में आई बॉल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर ही होता है। और आई के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी बताते हैं आपको। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसका आई का जो डायमीटर है वो हमेशा सेम रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है, हमारा हर एक बॉडी पार्ट उम्र के हिसाब से बढ़ता है ना। लेकिन आई ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि उम्र के साथ बढ़ता नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अभी जितना बड़ा मेरा आँख है इतना ही बड़ा मेरा आँख बचपन में भी रहा होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा सा बस होता क्या है, क्योंकि बचपन में हमारा बहुत बॉडी पार्ट छोटा होता है तो आधा आँख जो है ना हमारा अंदर धंसा हुआ रहता है, उतना दिखता नहीं है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारा चेहरा ग्लो करता है, खिलता है, वैसे वैसे आँख हमारा धीरे धीरे बाहर भी आता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र के साथ हमारा आँख भी बढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब जरा सोचो आप, यदि उम्र के साथ हमारा आँख बढ़ता तो कितना बड़ा आँख दिखता है हमारा, है कि नहीं? आप खुद सोचो, बचपन में आपका हाथ कितना छोटा था, अभी कितना बड़ा है कि नहीं? लेकिन आँख जो है ना हमारा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसका डायमीटर हमेशा सेम रहता है, ये घटता बढ़ता नहीं है,
ठीक है। बस बचपन में देखने में छोटा क्यों लगता है, ताकि क्योंकि हमारा बचपन में बॉडी पार्ट भी छोटा छोटा होता है, हमारा अधिकतर आँख का हिस्सा अंदर ही धंसा हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, हमारा बॉडी खिलता है, चेहरा ग्लो करता है, वैसे वैसे हमारा आँख भी धीरे धीरे बाहर निकलता है। ठीक है, आगे उसके बाद है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है, देखो, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर एंड इट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। देखो यहाँ पे स्पेस कहा गया किसके बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, यानी कि कॉर्निया हमारा ये ऊपर वाला लेयर हो गया और आई लेंस हमारा ये हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं कहाँ गया हमारा, हाँ, एंटीरियर चैम्बर। समझना ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्पेस का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा स्पेस का नाम है एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, लेकिन ये कॉर्निया से लेकर आई लेंस तक का दूरी को हम लोग कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, लेकिन यहाँ से लेकर कॉर्निया से लेकर आई लेंस तक ये हमारा पूरा का पूरा ना एक लिक्विड से भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। देखो एंटीरियर चैम्बर और एक्वस ह्यूमर में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा दोनों अलग अलग चीज़ है। एंटीरियर चैम्बर का मतलब हो गया कॉर्निया से लेकर आई लेंस तक का दूरी, ठीक है, स्पेस, और कॉर्निया से लेकर आई लेंस तक का दूरी को हम लोगों ने कह दिया एंटीरियर चैम्बर। और ये दूरी में ना पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम लोग कह देते हैं एक्वस ह्यूमर। कोई डाउट इसमें? उसी प्रकार से अब एक्वस ह्यूमर के जैसे हमारे पास आ गया विट्रेस ह्यूमर। ये क्या होता है, देख लो, द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द पोस्टीरियर चैम्बर एंड इट इज फिल्ड विद अ जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड विट्रेस ह्यूमर। अब यहाँ पे यहाँ जाओ आप, आई लेंस से लेकर रेटिना तक के दूरी को, यानी कि यहाँ से लेकर रेटिना तक के दूरी को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, और ये भी लिक्विड से भरा हुआ होता है पूरा। ये जो है ना ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है, ये खाली स्पेस नहीं होता है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ होता है, और इस लिक्विड को हम लोग नाम दे देते हैं विट्रेस ह्यूमर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में यह रखना है कि कॉर्निया से लेकर आई लेंस तक के दूरी को हम लोग कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, और ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। उसी प्रकार से अब आई लेंस से लेकर रेटिना तक का जो दूरी है उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, और ये जो लिक्विड से भरा हुआ होता है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर, इसको हम लोग कह देते हैं विट्रेस ह्यूमर। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारा सिलियरी मसल। सिलियरी मसल सही हो गया, एक ये वाला और एक ये हमारा ये वाला। सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग। सिलियरी मसल्स आर अटैच्ड टू द आई लेंस। सिलियरी मसल क्या करता है, सिलियरी मसल हमारे आई लेंस के थिकनेस को चेंज करता है, मतलब कि सिलियरी मसल ही वो हमारा मसल है जो कि हमारे आई लेंस के थिकनेस को डिटरमाइन करता है, यानी कि आई लेंस हमारा कब पतला होगा कब मोटा होगा ये डिटरमाइन करने का काम किसका है, सिलियरी मसल का है, और सिलियरी मसल हमारा आई लेंस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारा यहाँ पे रेटिना। रेटिना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है, देखो, द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कॉन्स। रेटिना कुछ नहीं है, रेटिना बेसिकली आँख के पीछे पाया जाने वाला एक स्क्रीन है जिस पे हमारा कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका इमेज फॉर्म होता है। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आँख के पीछे जो आप लास्ट में स्क्रीन देख रहे हो ना, यही हमारा कहलाता है रेटिना। अपने बुक में आप लोग देखेंगे तो रेटिना आपको दिखेगा। ये रेटिना बिल्कुल एक स्क्रीन है जिस पे हमारा इमेज आके बनता है। जैसे सपोज मेरे सामने अभी घड़ी लगा हुआ है, तो घड़ी का इमेज मेरे कहाँ पे बन रहा होगा, रेटिना पे बन रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमारे रेटिना पे जो इमेज बनता है वो बिल्कुल उल्टा बनता है। सोचो, यानी कि जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं ना, उसका बिल्कुल उल्टा इमेज हमारे रेटिना में बनता है। और याद करो आप कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा हमारा 5वें केस तक याद कीजिए, लाइट चैप्टर, उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस जब आपको पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि 1 केस से लेकर 5 केस तक हमारा इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो इमेज हमारा रेटिना पर जो बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको क्या समझ लेता है, सीधा समझ लेता है। इसीलिए हमको हर चीज़ सीधा दिखता है, नहीं तो हर चीज़ क्या दिखता है हमको, उल्टा दिखता है। बात समझ में आ रही है? तो रेटिना पे हर एक बार इमेज हमारा उल्टा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सीधा इंटरप्रेट कर लेता है, इसलिए हम लोग सब चीज़ सीधा देख पाते हैं, नहीं तो हर चीज़ उल्टा दिखता है आज। ठीक है, आगे। और इस रेटिना के ऊपर ना बहुत सारे, मतलब कि लाखों नंबर में लाइट सेंसिटिव सेल पाया जाता है, और लाइट सेंसिटिव सेल यहाँ पे हमारा 2 है, रॉड्स और कॉन्स। ये क्या होता है देखा जाए,
रॉड्स क्या देखो, इट रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कौन क्या, इट रेस्पॉन्ड टू कलर, यानी कि रेटिना के ऊपर हमारा दो लाइट सेंसिटिव सेल पाया जाएगा, जिसका नाम है पहला रॉड और दूसरा है कॉन। रॉड क्या करता है, लाइट को पहचानता है, रॉड हमारा क्या करता है, लाइट को पहचानता है, और कौन हमारा क्या करता है, कलर को पहचानता है। जैसे सपोज आपके रूम में ना अंधेरा कर दिया जाए तो क्या आपको कुछ दिखता है, नहीं दिखता है। तो यहाँ पे अंधेरा है, ये किसने बताया हमारे ब्रेन को, रॉड ने बताया, क्योंकि रॉड किसके प्रति सेंसिटिव है, लाइट के प्रति। तो अंधेरा होता है तो आपको दिखता नहीं है, उजाला होता है तो आपको दिख जाता है। ये मैसेज पहुंचाने का ब्रेन तक का काम किसका है, रॉड का है। तो डाउट इसमें, तो रॉड हमारा लाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करता है और कौन हमारा कलर के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मेरे सामने ना ये बॉटल रखा हुआ है, ऑरेंज कलर का है, ये बैग हमारा मिट्टी कलर का है, और उसी प्रकार से हमारा ये वाइट बोर्ड वाइट कलर का है। तो ये हम अलग अलग प्रकार का कलर कैसे पहचान पा रहे हैं, क्यों पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आँख के ऊपर एक और प्रकार का सेंसिटिव सेल है, जिसका नाम है कॉन्स। तो कॉन्स हमारा लाइट के प्रति, सॉरी रॉड्स हमारा लाइट के प्रति सेंसिटिव है और कॉन्स हमारा कलर के प्रति सेंसिटिव है। इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रकार के कलर के चीज़ों को देख पाते हैं। और मान लीजिए यदि हमारे रेटिना के ऊपर कॉन्स ना पाया जाए ना, तो हर चीज़ हमको कैसा दिखेगा मालूम है, ब्लैक एंड वाइट दिखेगा हर चीज़, एकदम बिल्कुल भी नहीं। बात समझ आ रही है, इसीलिए दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ना एक सवाल भी उठना चाहिए। सवाल क्या उठना चाहिए कि सर, तो जो लोग अंधा होते हैं, यानी कि जो देख नहीं पाते हैं, उनमें रेटिना से कौन सा सेल गायब होता है, ज़रा बताओ। दोनों गायब होता है, दोनों। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब उसके रेटिना के ऊपर रॉड भी नहीं है और कॉन भी नहीं है। रॉड और कॉन होने का मतलब है, यदि रॉड और कॉन होता, इसका मतलब वो लाइट को भी देख पाता और अलग अलग प्रकार के कलर को भी वो महसूस कर पाता। बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हो सकता है, इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा, इसका नहीं पता हमको, ह्यूमन बीइंग का हमको मालूम है। ठीक है, विदाउट इसमें तो जो लोग देख नहीं पाते हैं उसमें रेटिना के ऊपर रॉड और कॉन दोनों नहीं होते हैं। आगे बढ़ा जाए। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन एल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब जैसे ही लाइट, यानी कि जैसे ही इमेज हमारा रेटिना पे पड़ता है, वैसे ही हमारा रॉड और कॉन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तभी हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं और किसी प्रकार के कलर को हम लोग महसूस कर पाते हैं। ठीक है, आगे। और ये जो है ना हमारा बेसिकली इमेज जो बनता है रेटिना पे, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल रेटिना से ब्रेन तक लेके जाने का काम किसका है, ऑप्टिक नर्व का काम है। समझिएगा ध्यान से, हमारे रेटिना पे जो इमेज बनता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाने का काम किसका है, ऑप्टिक नर्व का काम है। और कोई डाउट इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना बाय द आई लेंस इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। देखो यहाँ पे आ गया ना, रेटिना पे जो इमेज बनेगा हमेशा कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। यानी कि रियल तो है ही, प्लस ये उल्टा बनता है। तो उल्टा बनता है तो हमारा ब्रेन इसको क्या समझता है, सीधा समझता है। उसके बाद आ जाइए ऑप्टिक नर्व पे। क्या देखो, रेटिना इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये जो हमारा रेटिना है ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है और एक नर्व के थ्रू, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। तभी तो रेटिना का इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक पहुंच पाएगा। तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है, ऑप्टिक नर्व का काम है। आगे उसके बाद द सेंसेशन ऑफ इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। तो जो हमारे रेटिना पे इमेज बनता है, उस इमेज को पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, और हमारा ब्रेन उस उल्टे इमेज को सीधा इमेज समझ लेता है और हमको कोई भी चीज़ सीधा दिखा देता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया हमारा ह्यूमन आई के बारे में। कोई डाउट इसमें? एक बार इसको आप खुद भी पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।